हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो मैंने फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था उसमें मुझसे बहुत सी गलतियां हुई थी, पर अभी मैं ध्यान रखूंगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब ये तीनों उस आदमी को मारने गई थी तब ये चुपकर देख रही थी और मीरू आगे बढ़ती और उसका पास दिखाते हैं। जब उसे पता चला था उसे बीमारी है तब उसने सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो के साथ पोस्ट किया था और वो खुद से कहती है कि क्या है ये ज़िंदगी। फिर हम देखते हैं कि उनके साथ जो लड़के आई थी उसका नाम उन्नी है और वो गोल्फ क्लब हाथ में लेकर वो आगे बढ़ती है। मतलब उसका नाम यूनी है ये अभी तक पता नहीं है, पर मीरू उसे उन्नी कहती है तो हम भी तब तक उसे उन्नी ही कहेंगे। फिर हमें उसका पास दिखाते हैं जब वो घर में काम कर रही होती है और उसकी सासू माँ की मदद करने के लिए किचन में जाती है। तो उसकी सास कहती है कि हर बच्चा तुम्हारी कोख में कैसे मर जाता है और उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें लुकेमिया है और तुम 4th स्टेज पर हो। तब वो कहती है कि जब किसी को एक नाम देकर एक जगह दी जाती है तब हम इंसान बनते हैं। फिर इंसुक उसके हाथ से गोल्फ क्लब लेके आगे बढ़ती है और इंसुक को याद आता है कि कैसे हसना उसे बताती थी कि एक दिन मुझे मेरे पापा के कारण मरना पड़ेगा और इंसुक ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और फिर उन्हीं की आवाज़ में बैकग्राउंड में कहते हैं कि एक बार फिर से हम अपनी जगह नहीं बना पाए और हम इंसान नहीं बन सके। हम कभी एक जैसे थे ही नहीं, पर अब हम मरने वाले हैं तो एक जैसे बन गए। रिंसुक उसके सर पर वो गोल्ड स्टिक मार देती है। मीरू घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तब उन्नी उसे रोकती है। इंसुक शियोन से पूछती है कि तुम कौन हो। शियोन कहता है मैं गवाह हूँ। मीरू कहती है ये अभी तक मरा नहीं है, जल्दी से 119 को कॉल करो। और कहती है हम इसे मारना तो नहीं चाहते थे ना, तुमने इतनी ज़ोर से क्यों मारा, इतनी ज़ोर से कोई मारता है क्या। तब उन्नी को याद आता है कि उसने कहा था कि हम मरने वाले हैं तो किसी को बचा के मरे। मीरू कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ आ रही थी क्योंकि तुम अकेले आई थी। उन्नी कहती है सबसे पहले तो तुम ही आगे बढ़ी थी ना। तो मीरू कहती है कि तुमने गोल्फ क्लब क्यों लाया, तुम ना लाती तो ये मार पाती क्या। इंसुक मीरू को कहती है कि प्लीज़ तुम शांत रहो। उन्नी कहती है कि सबसे पहले इसकी सांसें चेक करनी होगी। तो शियोन कहता है कि छुओ मत, अगर बॉडी को हिलाते वक्त गलती हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। शियोन कहता है कि गोल्फ क्लब को छुपा दो और उन्हें एक घर जाने का रास्ता भी बताता है जहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। और वो उन्हें ये भी बताता है कि इस जगह पर किधर भी सीसीटीवी नहीं है। इंसु कहती है कि पहले बच्ची को घर ले जाना होगा और उन्हें उन सबको अपनी दादी के घर के बाहर ले आती है। इंसुक शियोन को कहती है कि बच्ची को इस घर में छोड़ दो और कहो कि पूल के नीचे बेहोश मिली थी। शियोन कहता है मैंने इसके पिता का कत्ल होते हुए देखा है। इंसुक पूछती है कि तुम्हें कैसे पता वो उसके पिता थे। शियोन कहता है शायद हालातों से। इंसुक पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। शियोन कहता है कि तुम सब कौन हो। इंसुक कहती है पहले मैंने पूछा था, तुम सनहा पर नज़र रखे थे। मीरू कहती है तुमने उस पर नज़र रखी और उसके पिता को भी जानते हो, तुम आखिर हो कौन। और उसे पकड़कर कहती है कि हम इसे नहीं जाने दे सकते। उन्नी कहती है मान लो हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं और तुम जा सकते हो। शॉन कहता है लगता है तुमने बहुत लोगों को मारा है। तो मीरू घबराती और कहती नहीं ये पहली बार है और ये एक एक्सीडेंट था। शॉन कहता है तुम यहाँ पे आई क्योंकि बच्ची को खतरा था और ये एक एक्सीडेंट है, वो भी हाथ में गोल्फ क्लब लेके। मीरू घबरा कर कहती है कि मुझे पता नहीं था साथ में गोल्फ क्लब भी है। इंसुक उसके पास आती है और कहती है अगर पुलिस को बताना हो तो बता देना और दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ से चली जाती है। कार में बैठने के बाद मीरू कहती है गवाह को ऐसे ही छोड़ना ठीक रहेगा क्या, उसने अगर पुलिस को बता दिया तो। हम ही पुलिस को बता देते और कहते ये एक्सीडेंट था, वैसे भी ये सच है। उन्नी कार से उतर को गोल्ड स्टिक को एक जगह रखती है जहाँ पे बहुत सारा सामान था। मीरू कहती है कि तुम ये क्या कर रही है। तो उन्नी कहती है ये नेचुरल लग रहा है क्या। मीरू कहती है तुम क्राइम सीन पर सबूत छोड़ रही हो और ये कचरे का ढेर नहीं है तो यहाँ से इसे कोई उठाएगा नहीं। दूसरी तरफ इंसुक की दादी कहती है अच्छा हुआ तुमने इसे यहाँ लाया, तुम यहाँ के नहीं लगते। शियोन कहता है मैं यहाँ से गुजर रहा था। तो इंसुक की दादी कहती है कि उसे अंदर लाओ। अंदर जाते वक्त इंसुक शियोन को इंसुक की कुछ फ़ोटो दिखती है तो वो कहता है खूबसूरत है। दादी कहती है बिल्कुल नहीं, हमेशा गुस्से में रहती है। शियोन फिर से कहता है कि खूबसूरत है और शियोन को इंसुक की एक बचपन की फ़ोटो दिखती है और वो देखता रहता है। फिर सीन कट होता है और मीरू उन सबको एक जगह पे लाती है। इंसुक पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मीरू कहती है सबूत के लिए, अगर गवाह ने मुंह खोला तो हमें साबित करना होगा कि हम कोई और थे। हम हॉस्पिटल में तो नहीं थे, तो पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पार्टी कर रहे थे। फिर मीरू उन दोनों को अपनी कार में से 2 ड्रेसेस निकाल कर देती है और कहती है इसे पहनो। इंसुक ड्रेस देख रही होती है तो मीरू कहती है जल्दी पहनो, पता नहीं है क्या कितनी महंगी है। इंसुक कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे मारा है, तुम लोगों ने नहीं।
तुम लोग इससे दूर रहो। मीरू कहती है हम 2 घंटे पहले पार्टी में आए थे, मैं वहाँ जाने वाली थी, मैंने कमेंट में कहा था यहाँ बहुत लोग होंगे इसलिए कोई चेक करने आए भी तो पता लगाना मुश्किल होगा। वहाँ सब नशे में होंगे इसलिए उन्हें यकीन दिलाना आसान होगा कि पिछले 2 घंटे से हम पार्टी में ही थे। एक और चीज़, आज मिलने का दिन था पर हमें मिलने कोई आया नहीं तो हम उदास थे तो हम पार्टी में चले आए। इस पे लोग ज़्यादा यकीन करेंगे। वो दोनों बात कर रहे थे कि तब तक उन्नी ने ड्रेस चेंज भी कर ली थी। हम शियोन को देखते हैं जो कहता है कि उसका फ़ोन ठिकाने लगाना पड़ेगा। पहले वो सनहा के कपड़ों में देखता है, उसके बाद क्राइम सीन पर जाकर ढूंढता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों पार्टी में एंट्री करती है और इंसुक मन में कहती है ये दुनिया, मुझे डेथ नोटिस मिला, मैंने किसी का खून किया, ऐसी दुनिया में मुझे धकेला गया। फिर मीरू उन तीनों के साथ सेल्फी लेती है और पोस्ट करती है। फिर मीरू को उसका एक दोस्त मिलता है जो कहता है तुम अभी आई, तो मीरू कहती है ओ पा, हम थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे, हम पिछले 2 घंटे से यहाँ है, क्या तुम भूल गए? और फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर मीरू अपनी दोस्त के पास जाती है जिसके साथ वो कार में घूम रही थी और इंसुक से टकरा गई थी। वहाँ पे वो हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाते हुए जाती है और कहती है मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ हूँ, सोचा तुम्हें विश कर दूँ, साथ में मेरे दोस्त भी आए हैं। वो बहुत रूडली मीरू को कहती है कि तुमसे बात ना करने के लिए सॉरी, बाद में अकेले में बात करते हैं। मीरू कहती है क्या? तो वो कहती है तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की बहुत बदनामी हुई है, तुम्हारी वजह से मेरी भी बदनामी होगी, मैं इन सब में उलझना नहीं चाहती, इसलिए मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं तुमसे बात ना करूँ, तो अच्छा होगा कि हम बात ना करें। उसके जो दोस्त थे वो मीरू पर हंसते हैं। इंसुक कहती है ये दोस्त नहीं धब्बा है। वहाँ मीरू का वही पा दोस्त आता है। वो कहता है तुम यहाँ थी? तो मीरू कहती है हाँ। वो कहता है मैं आज हॉस्पिटल गया था, काम की वजह से लेट हुआ, पर वहाँ कोई नहीं था। उसकी दोस्त पूछती है तुम वहाँ गए थे? तुम वहाँ क्यों गए थे? तभी वहाँ पे केक आता है और उन्नी केक में पैर अड़ाकर केक को गिरा देती है और वहाँ रखी बियर की बोतल खोलकर सब पर डालती है और उस लड़की कर भी डालती है। फिर वो तीनों भागकर बाहर आती है और बैकग्राउंड में इंसुक कहती है कि इस तरह हम एक हुए थे और एक दूसरे के करीब आए थे। फिर हम शियोन को देखते हैं जो एकदम शांत बैठा था। अगली सुबह क्राइम सीन पर पुलिस आती है। वहाँ बहुत भीड़ थी। तब एक आदमी बॉडी की तरफ जा रहा था तो ओजिंग के नाम का पुलिस कहता है जाओ उसे रोको। वो पुलिस उसे रोकने जाता है तो वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो वो वापस आ जाता है। ओजिंग के कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो पुलिस वाला कहता है कि वो न्यूटीलेट है। तो वो कहता है मुझसे भी ऊपर। वो कहता है कहीं ये वही तो नहीं जो 2 साल पहले सस्पेंड हुए थे और अभी वापस आए हैं। ओजिंगी कहता है उसने कपड़े तो देखो कैसे पहने हैं और जेब में रुमाल भी रखा है। तभी हम देखते हैं कि बॉडी के सर पर फूल रखा था। अभी तक हमें न्यूटीलेट का नाम नहीं पता तो हम उन्हें न्यूटीलेट ही कहेंगे। न्यूटीलेट कहता है आखिर कौन है वो सन के आदमी जिसे मारा गया या फिर जिसने मारा। फिर हम देखते हैं कि वो सब उस घर में गए थे जहाँ पे ओजिंगे लेट आता है तो वो न्यूटीलेट को सॉरी कहता है। फिर न्यूटीलेट कहते हैं यहाँ पे फ़ोन नहीं मिल रहा। ओजिंगे अपना फ़ोन देता है तो न्यूटीलेट कहता है विक्टिम का फ़ोन। फिर ओजिंगे कहता है कितनी प्यारी तस्वीर है ना। न्यूटीलेट कहता है कि बच्ची और माँ का पता लगाओ, ऐसी सिचुएशन में घर वालों पर पहला शक जाता है। फिर हम शियोन को देखते हैं जो कि खिड़की में था। तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है और उसे हेलो करती है। वो भी उसे हाई करता है। उसे अपने बचपन का सीन याद आता है जब वो अपने मॉम डैड के साथ खाना खाने बाहर जा रहा था, पर उनकी कार एक जंगल में थी और वो अपने मॉम डैड से कहता है कि बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, पर उसके मॉम डैड कुछ नहीं कहते। उसका दम भी घुटने लगता है पर उससे कार का दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके मॉम डैड बेहोश थे और फिर सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सियांग किसी से मिलता है और वो आदमी उसे एक पैकेट देता है और कहता है इस बार बड़ी दिक्कत हो गई ना, अगर चीज़ें खराब हो तो सब मारे जा सकते हैं, तुम्हारी सर्विस चाहिए उस बेगू के लिए। बेगू का नाम सुनकर शियान घबरा जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए? वो कहता है क्या हुआ? ऑफिस में काम करना मेरा सपना था और किसी को शक भी नहीं होगा। और पूछता है ये बेगू कौन है? सियोन उस पैकेट को छुपाते हुए बैग में रखता है और कहता है हद है यार तुम्हारी, तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है हम एक ही सर्कल में है तो मिलते रहेंगे। सियांग कहता है हम एक ही सर्कल में नहीं है। वो कहता है वो सिर्फ 18-18 को मारता है। ये सुनकर सियांग थोड़ा घबराता है। फिर कहता है अच्छा। वो कहता है मैंने सुना है वो अपनी सभी क्लाइंट की जानकारी निकालता है और किसी को बिना गलती के नहीं मारता। उसकी टी शर्ट पे लिखा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर हम देखते हैं शियोंग अपने डॉग को देख के घूमने आता है और उसकी टी शर्ट पे लिखा था आई विल किल यू।
इसका मतलब वो शियोन के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि शियोन अपने डॉग को लेकर एनिमल सेंटर आया था, जहाँ की वर्कर उसे बताती है इसके खाने का रहने का इतना खर्चा हुआ। फिर वो उससे पूछती है आपने इसका नाम एमा क्यों रखा? तो शियोन कहता है क्योंकि मुझे ये नाम पसंद है। फिर वो एमा यानी उसके डॉग को कहता है मैं वापस आऊँगा और पैसे देने के लिए खड़ा होता है, पर उसका पर्स उसके पास नहीं होता और उसे याद आता है जब वो इंसुक से बात कर रहा था तब इंसुक ने उसका पर्स निकाल लिया था। फिर सियांग कहता है चलो, तो वो कहता है मैंने पर्स नहीं लाया। फिर हम देखते हैं इंसुक उसका पर्स देख रही थी जिसमें उसकी बचपन की फ़ोटो थी एम्मा के साथ। तभी मैडलिना दरवाज़ा खटखटाती है और पूछती है तुम अभी तक सो रही हो क्या? वो डर जाती है क्योंकि दरवाज़ा बंद था। मीरू उठती है और उन्हीं को भी उठाती है और इंसु को वो फ़ोन दिखाती है और कहती है ये वहाँ गिरा था, तो मुझे ठीक नहीं लगा, मैं साथ ले आई। मैडलिना फिर से आवाज़ देती है, मीरू कंबल ओढ़ कर बैठती है और इंसुक दरवाज़ा खोलती है। मैडलिना पूछती है कोई परेशानी है क्या? इंसुक कहती है नहीं। मैडलिना कहती है मैं तो डर गई थी, ऐसे दरवाज़ा लॉक नहीं कर सकते, और चली जाती है। उन्नी कहती है मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? फिर सीन कट हो जाता है। सियोन और शियोंग कहीं जा रहे होते हैं। अब से हम सियांग को सिर्फ यांग कहेंगे क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। यांग उसे उस आदमी के डेथ के बारे में पूछ रहा था, पर शियोन के माइंड में कुछ और चल रहा था। वो उस रात के बारे में सोच रहा था और मन में कहता है यानी वो एक दूसरे को जानते थे, और यांग को कहता है कि किसी को ढूंढना है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्नी उनसे पूछती है मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये मेरे है भी नहीं। मीरू बताती है ये मेरे है, कल रात हम पार्टी में गए थे। वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं। इंसुक कहती है तुम्हें कहाँ तक याद है? वो बताती है मैं अपने पति से मिली और आकर सो गई। फिर हम उन टीम वाली औरतों को देखते हैं जो कि बहुत स्वीट होती है। ब्लू जैकेट वाली औरत कहती है कल रात काफ़ी शोर हो रहा था। तो चेयर वाली औरत कहती है लगता है कोई किसी पार्टी में गया था। ब्लू जैकेट वाली औरत कहती है हाँ वो जवान होंगे। उनमें से एक औरत कहती है पार्टी करने गोल्फ क्लब कौन ले जाता है? तो वो कहती है तुम फिर कल रात सोई नहीं थी? वो कहती है हाँ बारिश की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं हाँ आराम से लेटी थी, तभी मैंने देखा वो चुपचाप से वहाँ से आ रही थी। वो कहती है ऐसा मत कहो, डर लगता है। छोटी लड़की कहती है शायद वो मुसीबत में होंगे। तुम्हें कैसे पता? तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें पता है ना जीहून के पास जादुई शक्तियाँ है। जैकेट वाली औरत कहती है 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है, ये जादुई शक्तियाँ है। चेयर वाली औरत कहती है 5 मिनट में तुम स्कूल भी जा सकती हो, और फिर वो हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मीरू और इंसुक उन्नी के बारे में बात कर रही थी। मीरू कहती है शायद वो झूठ बोल रही हो। इंसुक कहती है वो ऐसा क्यों करेगी? मीरू कहती है ताकि वो सब हम पर डाल दे। इंसुक को याद आता है जब वो यहाँ पहली बार आई थी तब उसने उन्नी को देखा था। इंसुक कहती है नहीं, उसे सच में ये बीमारी है, मैंने इसे नींद में चलते हुए देखा है। मीरू कहती है उसने वो मारने की बात नींद में की, वो पार्टी में भी आई, क्या ये सब मुमकिन है नींद में? मीरू अंदर जाकर गुस्से से उसे बोलती है क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? और फिर उसे कल रात की फ़ोटो दिखाती है। उन्नी कहती है सबको बताना पड़ेगा इससे पहले कि देर हो जाए। मीरू कहती है तुम्हें नहीं उसे मारा था, वो गोल्ड स्ट्रिप तुम्हारे पति का था, हम तो बस तुम्हें रोकने वहाँ गए थे। इंसुक उसे रोकती है पर मीरू उसे चुप करा देती है। तुम ही नींद में चलते हुए गई थी। उन्नी डर जाती है। इंसुक उसे बाहर ले आती है और पूछती है तुम ये क्या कर रही हो? मीरू कहती है बचने का यही तरीका है, अगर गवाह ने मुंह खोल दिया तो सारा इस पर डाल देंगे। इंसुक कहती है सारा इल्ज़ाम मैं ले लूँगी, तुम इससे दूर रहो। मीरू कहती है एक खूनी होना और इसमें साथ देना, इसमें कौन सही है? अब बहुत देर हो चुकी है। इंसुक कहती है तुम्हें यही करना था तो तुम मेरे पीछे आई क्यों? मीरू कहती है क्या तुम मरने से पहले बचा हुआ वक्त अच्छे से नहीं जीना चाहती? इंसुक कहती है मैंने तो अभी तक अपनी ज़िंदगी जी भी नहीं। मीरू कहती है वही तो मैं कह रही हूँ, इस बचे हुए वक्त में तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। क्या तुम ये नहीं सोचती कि तुम्हें थोड़ी और ज़िंदगी मिलेगी जीने के लिए? तभी उन्नी बाहर आती है और घबराहट में कहती है उसी के मरने की कोई खबर नहीं आई है, तुमने सच में पता किया था क्या वो मर गए था? उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूट्रीलाइट अपने टीम लीडर को बताता है कि मरने वाला बहुत बदनाम था, उस पर 6 क्रिमिनल ऑफेंस और कुछ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस दर्ज हुए थे। वो प्रोस्टिट्यूशंस के बिजनेस में और जुए में पैसे उड़ाता था, तब से वो यहाँ वहाँ भटकता है और कहता है सबसे अजीब चीज़ उसके सिर पर लगा ये फूल। टीम लीडर कहती है अगर उसे बदले के इरादे से मारा हो तो ये फूल क्यों रखा? न्यूट्रीलाइट कहता है ये फूल पहले से नहीं था, पूरी बॉडी पर खून था पर फूल पर नहीं था।
तभी वहाँ पे ओजिंगे आता है। न्यूटीलेट कहता है अगर ये सोचा समझा कत्ल नहीं है तो उनसे सिर पर भारी चीज़ लग गई और वो भाग गया, मगर ये फुल एक्सीडेंट मर्डर के बाद रखा है। टीम लीडर कहती है लगता है इस मोहल्ले में सीसीटीवी नहीं है और वो ये बात जानता होगा। ओजिंगे कहता है वो जानता ही होगा ना। टीम लीडर कहती है वो बिल्कुल घर के सामने मारा, उसका परिवार कहाँ है। न्यूटीलेट कहता है बच्ची और माँ घर के बाहर थे। तो ओजिंगे कहता है कि मैंने उसकी माँ का पता लगा लिया है। फिर न्यूटीलेट उसकी माँ को मिलने जाता है। सनहा की माँ पूछती है वो मर गया तो मेरी बेटी कहाँ है। वो हैवान था, उसने मेरी बेटी को कुछ किया तो नहीं। न्यूटीलेट कहता है तुमने उस आदमी के पास अपनी बच्ची को छोड़ा जो कि हैवान था और खुद 1 महीने से घर से बाहर हो। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर मैं बच्ची को साथ लाती तो हमारा गुजारा कैसे होता। एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा है ये मैं जानती हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वो कहता है घर में दूध गिरा था और उसमें जहर था, पर बच्ची ने वो दूध नहीं पिया। वो कहती वो इंश्योरेंस की रकम हड़पना चाहता है। न्यूटीलेट कहता है हमें लगता है बच्ची ने ग्लास फेंक दिया और घर के बाहर भाग गई। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बच्ची जा सकती है। तो उसकी माँ बताती है हाँ, मोहल्ले के पास एक दादी का घर है जहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी। फिर न्यूटीलेट वहाँ जाता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों क्राइम सीन पर देखने जा रही थी। मीरू उन्हीं को रोकती है। उन्हीं कहती है हमें पता करना होगा वो मरा या नहीं, तुम नहीं आना चाहती तो मत आओ। पर मीरू कहती है मुझे अकेला रहना पसंद है और उनके पीछे चली जाती है। फिर हम देखते हैं न्यूटीलेट सनहा से मिलने आया था। न्यूटीलेट कहता है तो तुम घर से भागी और डैड से बचने के लिए छुप गई। फोन बजने लगा तो पकड़े जाने के डर से तुम बेहोश हो गई और उठने के बाद तुम यहाँ थी। क्या तुम्हारे पास वो फ़ोन है। सनहा कहती है हाँ, पर वो देखती है उसके पास फ़ोन नहीं होता। न्यूटीलेट दादी से पूछता है कि ये बेहोश थी और इसे किसी लड़के ने यहाँ पे लाया, पर उस लड़के ने उसे यहाँ पे ही क्यों लाया। सनहा कहती है क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ। तो न्यूटीलेट कहता है बेटा एक अजनबी को ये कैसे पता होगा। दादी कहती है हमें नहीं पता, तुम खुद सोचो। न्यूटीलेट दादी से पूछता है वो दिखने में कैसा था। दादी कहती है बिल्कुल कुत्ते की जैसा। वो कहता है यानी अच्छा इंसान नहीं था। तो दादी कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगी, वो तो बहुत खूबसूरत था और कुत्ते के जैसा क्यूट था। वो दिल का भी अच्छा है, उसने जाते समय दवाई खरीदी थी वो यही रख दी। सनहा पूछती है क्या मेरे डैड मर गए, अब मैं बाहर जा सकती हूँ, क्या मैं अपनी मॉम के साथ रह सकती हूँ। मेरे डैड मुझे बहुत मारते थे और मैं थक गई थी उनके मार खा के। और वो रोने लगती है। वो क्राइम सीन पर देखने आई थी कि वो मरा या नहीं, और जाते वक्त उन्हें सना और उसकी मॉम दिखती है जो गले लगकर बहुत रो रही थी। इंसु कहती है इन्हें साथ देखकर सुकून मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि न्यूटीलेट वही स्टोर पर आता है और वहाँ से फुटेज लेकर आता है और अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा होता है। ओजिंगी कहता है लगता है वो एक सन के आदमी है, पर वो दोनों उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लीडर कहता है तो ये करीब 9:45 की बात है। टीम लीडर कहती है तो उस दिन बारिश 11:30 रुक गई थी। न्यूटीलेट कहता है उसने गोल्फ क्लब से वार करने के बाद बच्ची को बूढ़ी औरत के घर छोड़ दिया। 10 से 11 उस घर में रुकने के बाद वो दवाई लेने बाहर आया और फूल रख दिया। टीम लीडर कहती है कुछ तो मिसिंग है। न्यूटीलेट कहता है वही तो पता नहीं। ओजिंगे उन दोनों को बस देखता रहता है। न्यूटीलेट कहता है उसका फ़ोन गायब है और उसके फ़ोन का आखिरी लोकेशन खून हुआ था वही जगह पे है। टीम लीडर कहती है उसने खून किया और फ़ोन ले लिया, इसमें कोई तो वजह है। क्या इसमें और भी लोग हैं। और फिर सीन कट हो जाता है। वो तीनों कार में थी। तब उन्नी कहती है क्या ये सब सच है, और उसे याद आता है एक बार उसकी सासू माँ उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। वो अपने बेटे को बता रही थी कि इसने मुझे मारने की कोशिश की, और फिर वो प्रेजेंट में कहती है वो सब सच था। वीरू इंसुक से कहती है तुमने गवाह को जाने क्यों दिया। तो इंसुक कहती है उसने सनहा की आंखें बंद की थी, और तभी इंसुक चक्कर आकर गिर जाती है। तो वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाते वक्त उसे याद आता है जब वो बचपन में छोटी थी तब स्विमिंग पूल में अकेली बैठी थी। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है, और जब वो खड़ी होती है तो उसे पानी में धक्का दे जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं दादी सनहा और उसकी मॉम को बताती है जब इंसुक छोटी थी तो बहुत परेशान करती थी। उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम और कैप मांगी थी। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे कान में इन्फेक्शन है, पर उसने नहीं सुना और उसे मिलते ही वो भागकर चली गई। फिर 1 साल तक उसके कान पर इन्फेक्शन बढ़ता गया। तब से वो ठीक से सुन नहीं सकती। तो सनहा कहती मैंने उन्हें एक बार पूछा था कि आपने लास्ट टाइम कौन सी आवाज़ सुनी थी, तो उन्होंने कहा ज़ोर ज़ोर से हंसने की। फिर दादी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तो सनहा की मॉम सनहा को कहती है कि जल्दी खाना खाओ।
फिर दादी कहती है कि जब वो मेरे पास आई थी तो बहुत डरी और सहमी थी। मैंने उसके पिता को कहा था मैं इसे नहीं रखूँगी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मुझे लगा कि वो अगर मैंने उसे रखा नहीं तो वो अपनी माँ के पास चली जाएगी। उसने डर से गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। मैंने कोशिश की पर उसने मुट्ठी नहीं खोली। बच्चे सब जानते हैं तो उन्हें अलग करे तो वो क्यों नहीं जानेंगे। फिर हम देखते हैं कि सना हॉस्पिटल में थी और उसने तभी भी अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। फिर हम देखते हैं उजिंगे उसी इंसान से जिससे सियोंग मिला था उससे मिलता है और बात बात में इंफॉर्मेशन निकालता है। फिर हम देखते हैं वो न्यूट्रिलेट और टीम लीडर को शियोंग की जानकारी देता है। वो कहता है इसका नाम मिन वो चुन है, उम्र 29 साल, इसके अतीत में कुछ नहीं है और इसके मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है। वो स्कूल में बहुत होशियार था, उसे मेडिकल कॉलेज में जाना था पर वो नहीं जा सका। न्यूट्रिलेट पूछता है क्यों, तो वो कहता है उससे क्लासमेट का खून मर्डर हुआ था। टीम लीडर कहती है अभी तो शुरुआत हुई है, तो वो कहता है नहीं, उससे वो एक एक्सीडेंट था, उससे अनजाने में हुआ था। उसकी माँ मर चुकी है और उसके डैड जब वो छोटा था तो उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी पर वो बच गए। अब वो उसके डैड के साथ रहता है। न्यूट्रिलेट कहता है उसका घर कहाँ है, तो वो कहता है वही तो पता नहीं चला। उसके पास फ़ोन और क्रेडिट कार्ड भी नहीं है पता करने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि शियोन का असली नाम कुछ और है, पर अब हम उसे शियोन ही कहते हैं तो आगे भी शियोन ही कहेंगे। फिर हम देखते हैं यांग सियान को इंसुक की जानकारी देता है और कहता है जब वो छोटी थी तो उसके मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था, वो अपनी दादी के साथ रहती थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही आदमी आया था और वो तोड़फोड़ करने लगता है, उन लोगों से पूछता है तुम्हारा बॉस कहाँ है। फिर यांग आता है और उन्हें बाहर भेजता है। फिर हम देखते हैं वो आदमी यांग की कॉलर पकड़ता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि खामोशी से मारना और एक्सीडेंट दिखाना, इसके लिए मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह देता हूँ क्या। वो कहता है तुमने फूल क्यों रखा, फूल रखने से लोगों की नज़र जाती है बेवकूफ़। फिर वहाँ पे शियोन आता है और कहता है शुगर या क्रीम, तो वो कहता है तुम कौन हो, तो शियोन कहता है देग्यू। फिर वो शियोन के पास जाने लगता है तो यांग उसे रोकता है और फिर वो कहता है तुमने फ़ोन को ठिकाने लगा दिया होगा, उस देगू को मारो या कुछ भी करो, तुम्हें देखना होगा, और वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं उन्नी और मीरू इंसु के पास हॉस्पिटल में थी। मीरू कहती है ये उठ क्यों नहीं रही, ये मर तो नहीं गई। तो उन्नी कहती है उसे मरने से पहले सूरज की हरी रोशनी देखनी थी। मीरू कहती है वो क्या होता है। उन्नी बताती है हरी रोशनी तब दिखती है जब सूरज समंदर में डूबता है, इसे रिफ्लेक्शन फेनोमेन कहते हैं। अगर स्वर्ग में हरी रोशनी हो तो उम्मीद की किरण भी ज़रूर होगी। फिर इंसुक आंखें खोलते हुए कहती है मुझे वो देखनी है। उन्नी कहती है हम ज़रूर देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि सियोन इंसु की फ़ोटो देख रहा था, तभी वहाँ पे यांग आता है और उसे कहता है तुम्हें कहा था ना इसे एक्सीडेंट दिखाना। तो सियोन कहता है वहाँ पे एक वेरिएबल थी, तो योंग कहता है ये तो नहीं। तो सियोन कहता है मैं सब संभाल लूँगा। तो यांग कहता है तुम्हें इसे भूलना होगा। फिर सियोंग वहाँ से जाने लगता है तो यांग उसे कहता है कि तुमने वो तो ठिकाने लगा दिया ना। फिर हम देखते हैं वो तीनों एक जगह पे बैठी थी और इनसे कहती है मैं जानना चाहती थी क्यों मरीज हर सुबह यहाँ बैठकर सूरज की रोशनी देखते हैं। शायद एक और दिन की शुरुआत देखना शुक्रगुजार होने जैसा है। उन्नी कहती है क्योंकि हमारे लिए आने वाला कल हो ना हो। मीरू कहती है काश वो पल आए ही ना। मैंने पुलिस लाइन देखी थी, पुलिस वहाँ गई थी, पर कोई न्यूज़ क्यों नहीं आई। उन्नी कहती है आखिर मुझे हुआ क्या था, मैंने उस पर हमला क्यों किया। मीरू कहती है क्योंकि वो आदमी लड़की को पकड़ रहा था और तुम घबरा कर आगे बढ़ गई। उन्नी कंफ्यूज होकर कहती है मैं जस्टिस करना चाहती थी या फिर मैं गुस्से में थी। इंसु पूछती है जब तुम्हें पता चला तुम मरने वाले हो तो तुम्हें कैसा लगा। मीरू कहती है मैंने डॉक्टर को घूरा था, उसकी आंखों में दुख था या फिर दया मुझे पता नहीं, पर मैंने खुद को दुखी दिखाने की कोशिश की थी। पर मैंने सोचा आखिर लंग कैंसर ही क्यों, मैं तो सिगरेट भी नहीं की थी और मैं बहुत रोई थी, और अगर डॉक्टर अच्छा नहीं हुआ तो। फिर वो तीनों हंसती है। मीरू कहती है मैं ऐसी ही थी और शायद आगे भी ऐसी ही रहूँ, क्या पता कल क्या हो। इंसुक बताती है मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या महसूस करूँ, दुख, दर्द या फिर गुस्सा। सोचा ऐसा ही कुछ महसूस करना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आया। उन्नी कहती है जब भी कुछ बड़ा होता है तो आप घबरा जाते हैं। मैं हैरानियत से हॉस्पिटल से बाहर निकली और किसी से बात भी नहीं की, पर अगर पता है अगर किसी से गम बांटो तो वो बहुत कम हो जाता है। इंसुक बताती है मैंने पहले अपने डैड को बताया, मैं बदला लेना चाहती थी, उन्होंने मुझे छोड़ा था और मैं अपनी बुरी ज़िंदगी जी रही थी और अब मैं मरने वाली हूँ तो मैं उन्हें दुखी और तकलीफ़ में देखना चाहती थी,
पर मैं नाकाम रही। फिर वहाँ पे सिस्टर आती है और उसे बताती है, मिस इंसुक आपसे मिलने कोई आया है। फिर हम देखते हैं इंसुक के डैड उससे मिलने आए थे। इंसुक उन्हें पैसे देने के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है मैं ये चुका नहीं पाऊंगी। उसके डैड कहते हैं तुमने मुझसे पैसे मांगे तब मैंने तुम्हें पैसे दिए, पर इसकी भी एक वजह है बेटा, मैं नहीं चाहता तुम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दो। इंसुक कहती है ऐसा समझो मुझे कुछ पता ही नहीं। उसके डैड कहते हैं मैं अच्छा डैड नहीं था और एक अच्छा इंसान भी नहीं हूँ, पर मुझे आज भी याद है जब तुम छोटी थी तो मेरे पेट पर उछलते हुए मुस्कुराती थी और मुझे बहुत खुशी होती थी। और रोने लगते हैं। इंसु कहती है रोइए मत, ये मेरा दुख है और मुझे आपसे बिल्कुल भी दिलासा नहीं चाहिए। वो कहते हैं मुझे माफ़ कर देना। इंसु कहती है अब मैं मरने वाली हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं आपको माफ़ कर दूँ और आपसे प्यार भी करूँ, पर मैं नहीं कर सकती। फिर हम देखते कि सियोन भी हॉस्पिटल के बस स्टॉप पर उतरता है और वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। फिर हम इंसुक और उसके डैड को देखते हैं जो टहलते हुए बात कर रहे थे। उसके डैड बताते हैं तुमने पूछा था ना कि आपका तलाक क्यों हुआ। मैं नहीं चाहता था पर तुम्हारी मॉम चाहती थी। मैंने कोशिश भी की थी कि तलाक ना हो, पर हम दोनों में शायद वैसा रिश्ता बचा नहीं था। तुम्हें साथ लेने जाने की तुम्हारे माँ ने बहुत कोशिश की थी पर मैंने जाने नहीं दिया। तलाक के बाद भी उसने तुमसे मिलने की कोशिश की थी पर मैंने मिलने नहीं दिया। इनसे पूछती है पर वो अभी है कहाँ, तो उसके डैड बताते हैं वो तो गुजर गई तलाक के 5 साल बाद ही शायद, उसे भी कैंसर हुआ था। इंसुक रोने लगती है और उसके डैड भी रोते हुए कहते हैं आखिर तक मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाई। वो तड़पती रही तुम्हें देखने के लिए पर मैंने नहीं दिखाई। उससे बदला ले रहा था क्योंकि वो मुझे और तुम्हें छोड़कर चली गई, पर तुम ये मत समझना कि तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी, बल्कि आखिरी सांस तक वो सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती थी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम दोनों को गुड बाय भी नहीं करने दिया। शायद इसी बात की सज़ा मिल रही है कि तुम्हारा भी अंत तुम्हारी माँ की तरह हो रहा है। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और वहाँ से चले जाता है। इंसुक रोती है और कहती है मुझे पता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शियोन इंसुक से मिलने हॉस्पिटल में आता है और उससे ढूंढ तब उसे याद आता है कि यांग ने उसे पूछा था कि तुमने फूल क्यों रखा। तो सियोन कहता है क्योंकि वो खूबसूरत था। उस दिन सब अजीब हो रहा था। ऐसे दिन होते हैं जब सब टूटे होते हैं और तुम्हें तुम्हारी हरकतों का मतलब समझ नहीं आता। और गर्मियाँ ख़त्म हुए बहुत दिन हुए थे, पर पत्थरों में खिलता हुआ वो फूल बहुत खूबसूरत था। फिर हम देखते हैं इंसुक एक जगह शांत बैठी होती है और सियोन उसके पास आता है। उसे देखकर इंसुक शॉक हो जाती है। सियोन कहता है वापस करो। इंसुक कहती है क्या। सियोन कहता है मेरा पर्स, और उसकी आँख से पानी आता है। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।